हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स पेपर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के 2018 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे 2018 के 4 पार्ट तक बने हैं। ठीक है, आज हम 5वां पार्ट करेंगे और 5वां पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहे हैं 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, एक मोहन है और उसका पुत्र। तो सबसे पहले मानते हैं, माना मोहन की आयु, माना मोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, फिर उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब देखिए पहले कंडीशन में क्या कह रहा है। पहले कंडीशन में ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न अनुसार पाँच वर्ष बाद मोहन की आयु, देखिए अभी मोहन की आयु क्या है, x वर्ष है और 5 वर्ष बाद का मतलब इसमें 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी x में 5 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद मोहन की आयु। उसके बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद मोहन के पुत्र की आयु, मोहन के पुत्र की आयु भी क्या है, y वर्ष है, तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो y प्लस 5 वर्ष। अब देखिए प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। क्योंकि 5 वर्ष बाद जो मोहन की आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद मोहन की आयु है x प्लस 5 और ये उसके पुत्र के आयु के, उसकी जो पुत्र की आयु है वो y प्लस 5 है, उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, समीकरण बना लेते हैं इसको हल करके। 3 को y से गुना करेंगे 3y प्लस 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 3 पंजे 15, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10, ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पुनः प्रश्न अनुसार फिर से लिखेंगे, पुनः प्रश्न अनुसार। देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु बराबर x माइनस 5। पूर्व का मतलब होता है पहले, इसलिए -5 आया। ठीक है, अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व मोहन के पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब दूसरी शर्त से देखते, दूसरी शर्त इसमें क्या है। दूसरी शर्त में भी एक समीकरण बनेगा। देखिए इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो मोहन की आयु है उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी, यानी 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु तो है x माइनस 5 और उसके पुत्र की आयु है y माइनस 5, उसके 7 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये तो x माइनस 5 आ जाएगा, 7 को y से गुणा करेंगे 7y
प्लस माइनस माइनस 7 पंजे 35, इसमें भी ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर है माइनस का 35 प्लस का 5। तो x माइनस प्लस का 5 कैसे आया, क्योंकि माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 गया 30, समीकरण 2। अब देखिए जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे विलोपन विधि से हल कर देंगे। विलोपन विधि में इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 10 है, और समीकरण 2 x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है। इसको सॉल्व करते घटाया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। अब देखिए प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, तो 4y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 30 है, 10 40, यानी y बराबर 40/4, 4 धाम 40। y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान 10 आया। अब इस y के मान को हम 1 या 2 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर देख लेते हैं समीकरण 1 क्या था। ये है x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3, y की जगह पे 10 बराबर 10। अब देखिए x 3 धाम 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस आएगा 30 आएगा, x बराबर 40 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः मोहन की वर्तमान आयु बराबर है 40 वर्ष। ठीक है, और मोहन के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है 10 वर्ष। ठीक है, क्योंकि हमने मोहन की जो पुत्र की आयु सबसे पहले मोहन की आयु x माना था, तो x का मान यहाँ पे 40 आया, इसलिए मोहन की आयु जो है 40 वर्ष। उसके पुत्र की आयु को y माना था। ठीक है, और y का मान यहाँ पे 10 आया है, इसलिए 10 वर्ष। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं अथवा नंबर वाला कौन सा क्वेश्चन है। देखिए ये है अथवा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उस यात्रा में 3 घंटे समय कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 360 किमी दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, t1 कर लेते हैं। तो दूरी क्या है, 360 है, और इसमें चाल क्या है, x है। देखिए ये फार्मूला पता है किससे बना है, ये इससे बना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ये ना यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, चूंकि करके ये चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल अगर इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो उसको कम समय लगता है दूरी तय करने में, यदि यह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए अभी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखेंगे यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो रेलगाड़ी की नई चाल बराबर, देखिए अभी तो x था, उसमें 10 और जोड़ देंगे तो x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब वही 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या टाइम लगेगा जब इसकी चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 360 किमी
दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय, ठीक है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखिए दूरी तो वही है और चाल बदल गया है, चाल यहाँ पे x प्लस 10 हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ जाती है तो उसी यात्रा को 3 घंटे कम समय में वो पूरा करती है। यानी कि इसकी चाल बढ़ने पर जो समय लग रहा था, ठीक है, वो पहले जितना समय लग रहा था उससे 3 घंटा कम लग रहा है, ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। अब इसमें T1 और T2 का मान रख देंगे। T2 360 बट्टे x प्लस 10 है और T1 360 बट्टे x है, 360 बट्टे x, और ये माइनस का 3, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। तो 360 बट्टे x प्लस 10 माइनस 360 से x बराबर माइनस का 3। 360 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में 360 है। 360 जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 1 बट्टे x प्लस 10 माइनस 1 बट्टे x बराबर माइनस का 3। इससे काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 नीचे 0, ठीक है, 120 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, और इसका हम एलसीएम कर देंगे और इधर क्या बचा -1। तो यहाँ पे देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे इस प्रकार से। अब तिरछी गुणा कर देंगे इसके इससे, इसके इससे, तो x माइनस एक्स प्लस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 तो ऐसे ही आएगा, x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर माइनस का 1। देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 120 को माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1200 आ जाएगा बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ जाएगा बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब तिरछे गुणा कर देंगे इसका इससे, इसका इससे, तो ये 1200 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200, ठीक है, बराबर 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बाकी अब गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं द्विघाती सूत्र से। देखिए इससे पहले एक तुलना कर लेंगे। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर तो 1 आ जाएगा, b बराबर 10 आ जाएगा और c बराबर माइनस का 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो माइनस और b की जगह पे 10 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे 10 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस का 1200 आ जाएगा बट्टे 2a, ठीक है। ये मैंने सॉल्व वैल्यू रख दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 10 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 चौको 48, ठीक है, बट्टे 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस 10 प्लस माइनस यहाँ पे 4900 आ जाएगा बट्टे 2। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए माइनस का 10 प्लस माइनस यहाँ पे 4900 का हो जाएगा 70, ठीक है, वर्गमूल 70 हो जाएगा क्योंकि 7 7 49 और 2 जीरो में से 1 जीरो ले लेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस का 70 बट्टे 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 60 बट्टे 2 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, x बराबर 30 आ जाएगा। दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह लेने पर,
ठीक है, नेगेटिव चिन्ह लेने पर x इक्वल्स टू माइनस का 10 और माइनस का 70, क्योंकि एक बार प्लस और माइनस था तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। x इक्वल्स टू माइनस का 80, तो यहाँ पे माइनस का 40 आ जाएगा, x बराबर माइनस का 40। तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो प्लस में होगी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और ये बहुत ही ईजी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तब इजी लगेगा जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, प्रश्न को पढ़ते हुए यहाँ पे हम इसको चित्र को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ है ना चित्र बनाना, कि चित्र बनेगा कैसे, बस। तो देखिए, चित्र को बनाने के लिए और एक बार पढ़ते हैं। इसमें कह रहे 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। देखिए, एक भवन है और ये भूमि है और ये टावर है। ठीक है, ये 7 मीटर है। इस भवन के शिखर से यहाँ पे इसके ना समानांतर एक लाइन बना लेते हैं, इसके समानांतर। अब इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का, किसके पाद, टावर के पाद का अवनमन कोण 45 है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो उन्नयन कोण हो जाएगा, देखिए यहाँ से उन्नयन कोण हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, 60 डिग्री। अब इसमें कह रहे हैं कि यहीं से टावर के पास ये है, तो इसके जो अवनमन कोण है वो अवनमन कोण हो जाएगा 45। अवनमन यहाँ से यानी नीचे की तरफ वो देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 45। देखिए, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा एकांतर कोण से। ठीक है, क्योंकि ये और ये समानांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण से भी 45 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये भी तो 7 होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमें ना टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो नामकरण कर देते हैं, A, B, ये C, D और ये E। हमें कुल मिला के ज्ञात क्या करना है, BD ज्ञात करनी है। BD क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। अब देखिए, BD यहाँ पे BC तो हमारे पास 7 है ऑलरेडी, यहाँ से यहाँ तक 7 है। हमें ज्ञात करना है CD, तो अगर CD ज्ञात कर लेंगे तो टावर की कुल ऊंचाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 45 डिग्री वाले को सॉल्व करते हैं। तो 45 डिग्री त्रिभुज किस में आ रहा है, BAE में। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BAE में। देखिए, एक चीज़ इसमें हमें आधार और लंब से मतलब है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्ण की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। ठीक है, ये मिलेगा तो ये मिल जाएगा और ये अगर मिलेगा तो इससे ये भी मिल जाएगा। तो ये त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन में 98% क्वेश्चन में ऐसा कह सकते हैं कि tan का यूज़ होता है। बाकी 2% क्वेश्चन में cos या साइन का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, जब उसमें बोला जाता है ना पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन में वहाँ पे कर्ण का यूज़ होता है। तो कर्ण का अगर यूज़ होता है तो वहाँ पे साइन या कॉस का यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज BAE में करते हैं, थीटा तो 45 है, तो पहले लिख लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए, लाल बट्टे कक्का सभी ने पढ़ा है ना, लाल बट्टे कक्का, तो tan वाला लास्ट होता है, यानी लंब बट्टे आधार। लंब क्या है यहाँ पे EA और आधार क्या है AB। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि AE बराबर 7 सेंटीमीटर BC। ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो tan थीटा की जगह ना 45 रखना है। ठीक है, EA 7 है, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। AB ऐसे ही लिखना है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 7 बट्टे AB। देखिए, जब तिरछी गुणा कर देंगे ना तो AB का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देंगे अभी फ़िलहाल। अब देखिए, दूसरा कोण कहाँ से बन रहा है, दूसरा कोण बन रहा है यहाँ से, यानी त्रिभुज ECD। त्रिभुज ECD में इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब तो CD है और आधार हमारे पास
EC है। देखिए ध्यान से, इसमें ये जो AB और EC ये दोनों समानांतर और बराबर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते, EC की जगह पे AB भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले लाइन में लिखेंगे तो देखिए tan थीटा, थीटा की जगह हम 60 लिखेंगे। CD तो हमें ज्ञात करना है, EC की जगह पे हम AB लिखेंगे। रीज़न बता दिया अभी मैंने, क्योंकि ये और ये रेखा समानांतर है और बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखने की बात है, तो tan 60 का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। CD तो ऐसे ही रहेगा, और AB की जगह पे अभी 7 आया था, देखिए यहाँ पे है ना 7 आया था, तो उस 7 को यहाँ पे रख देते हैं, तिरछी गुणा कर देंगे तो CD बराबर 7√3 हो जाएगा। अब हमें देखिए टावर की ऊंचाई, मैंने कहा था कि टावर की ऊंचाई तो ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर 7 प्लस CD, वैल्यू रख देंगे 7 प्लस 7√3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 7, तो 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3, ये इसका आंसर आ जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सॉल्यूशन है और ये 6 नंबर में मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से टावर की ऊंचाई को हम ज्ञात करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रखिए, बाकी सब कुछ आराम से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अथवा वाला है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 100 मीटर तथा 150 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 50√6 मीटर है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे पहले चित्र समझते हैं कि इसका चित्र कैसे बनेगा। देखिए इन सब क्वेश्चन में ना डायग्राम मेन होता है, ठीक है। डायग्राम अगर आ गया समझ में तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ठीक है। एक मीनार बनाते हैं सबसे पहले। देखिए एक मीनार बनाया, इसके आधार से एक सरल रेखा चला गया, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब कह रहा है कि इसमें तो दो बिंदु स्थित है। देखिए आधार से एक सरल रेखा में 100 मीटर तथा 150 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है, ठीक है। हम देखिए चित्र को ना बिंदु को एक साइड में भी बना सकते हैं और दोनों साइड में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक साइड में बनाता हूँ, दोनों साइड एक साइड बात एक ही है, ठीक है। इधर वाले को नहीं बनाता हूँ, ये रहने देता हूँ। तो इधर 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है और इसी के आगे 150 मीटर की दूरी पर भी एक बिंदु स्थित है, ठीक है। यहाँ से दोनों दूरी यहाँ से लिया गया है। यहाँ पे ये वाला बिंदु 150 मीटर है और ये वाला 100 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से एक कोण बन रहा है और यहाँ से एक कोण बन रहा है, ठीक। देखिए ये जो कोण अगर थीटा होता है तो इधर वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कह रहे कि पूरक होगा, दोनों को मिला करके पूरक, पूरक का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये 30 मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 दोनों मिला के ही तो 90 होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको थीटा मान लूँगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। नाम लिख देते A, B, C और ये D। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में इसमें tan थीटा लगा देंगे। लंब बट्टे आधार होता है तो लंब CD है और आधार BC है, जो भी मान है रख देंगे, ठीक है। थीटा की जगह पे थीटा ही है, रख दिया। CD हमें ज्ञात करना है और BC दे रखा है। BC यहाँ पे कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार ही रहने देंगे, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम इसकी बात करेंगे, ये त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में, ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखना चाहिए BC = 100 मीटर, ठीक है। AC = 150 मीटर, ये सब लिख लीजिएगा। बेसिक चीज़ है, ये सब दिया है, लिख लेना पड़ता है, ठीक है। तो ACD में देखिए इसमें भी tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब तो CD है। अब देखिए आधार क्या हो जाएगा, आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, नहीं 150 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं AC, फिर अगले लाइन में 150 लिख देंगे। तो यहाँ पे सॉरी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे
ठीक है, ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने थीटा क्यों लिखा है। ठीक है, थीटा की जगह तो हमें ये लिखना चाहिए था, ये वाला ना। मैंने फॉर्मूले के अनुसार ही थीटा लिखा है, लेकिन अब जब मान रखेंगे तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा कर देंगे। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, अभी मैं क्या लिखूँगा। या तो चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दीजिए, यहाँ पे ना डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं थीटा लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा। अब ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है। थीटा की जगह हमें 90 माइनस थीटा ही लिखना था और हमने लिख भी दिया। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये तो पता ही है ना। और सी डी इक्वल्स टू सी डी रहेगा और ए सी की जगह पे 150 आ जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, और ये ऐसे ही रहेगा, सी डी इक्वल्स अपॉन 150 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, ये हम लिख देंगे। अब देखिए जब इसको पलट देंगे, देखिए इसको कई प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसको जैसे करने का मन है वो कर सकते हैं। इसको अगर हम दोनों तरफ व्युत्क्रम कर देंगे तो ये पलट के तो tan थीटा बट्टे 1 हो जाएगा, और ये पलट के 150 बट्टे सी डी हो जाएगा, तो tan थीटा बट्टे 1 tan थीटा ही होता है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें समीकरण 1 में tan थीटा बराबर सी डी बट्टे 100 है, और समीकरण 2 में tan थीटा बराबर 150 बट्टे सी डी है। तो ये सी डी बट्टे 100 कर देंगे और यहाँ पे 150 बट्टे सी डी कर देंगे। तिरछी गुणा कर देते हैं, सी डी का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें 150 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, सी डी बराबर, ये तो वर्गमूल हो जाएगा इधर आके, तो ये 150 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी डी बराबर वर्गमूल दोनों के साथ ले लेंगे, एक बार 150 के साथ ले लेंगे, एक बार 100 के साथ भी ले लेंगे। ठीक, अब जिसका इसका वर्गमूल बन जाएगा उसको देखिए 100 का वर्गमूल तो 10 होता है, क्लियर। अब 150 का थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 5 का जोड़ा बन गया है तो 5 बाहर, और जोड़ा किसका नहीं बना, 3 और 2 का, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो सी डी बराबर आ जाएगा 5 × 50 √6। तो देखिए जो ऊंचाई आया है ये ना 50√6 मीटर आया है। अब हम देखते कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, क्या लाना था। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 50√6 मीटर है, और देखिए हमारा ये आ भी गया है 50√6 मीटर। ठीक है, आया था ना अभी यहाँ पे नीचे। तो ये है इसका आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और चैनल में मैंने प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो का सॉल्यूशन दे रखा है, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा इसमें। ठीक है, 2010 से लेके 2022 तक के पेपर, और यहाँ तक कि 2023 के जो सैम्पल पेपर आ रखा है उसका भी सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।